मैं एवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमारी चर्चा जो है वर्ब तक हुई थी, हम आपको टेंस टॉपिक पढ़ा रहे हैं। उसके आगे जो है दूसरी क्लास लेके मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूं। देखिए, कल हमने जो है आपको जो है वर्ब पे जो है चर्चा की थी। उसके आधार पे हमने आपको बताया था किस तरीके से वर्ब की मदद से हम किसी भी टेंस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाए कि राम वॉज रनिंग ऑन द रूफ। मान लो ये सेंटेंस लिखा हुआ मिल गया, आपको इसमें कुछ नहीं पता है कि कौन सा टेंस है, कैसे क्या है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि वॉज हमने आपको कल लिखाया था कि ये जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंतर्गत आती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टाइम को इंडिकेट करती है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि रनिंग जो है इसमें आईएनजी लगा है। आईएनजी मतलब एक कॉन्टिन्यूअस को दिखाता है, तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब आप सीधा सा देख रहे हैं कि अगर हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो वर्ब की मदद से ही हम टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिसमें से जो पहली वाली वर्ब होती है इसे हम कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं, और दूसरी को हम मेन वर्ब बोल देते हैं। और आपको बता दें थोड़ा सा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिलकर वर्ब कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं वर्ब कंपाउंड बनाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अगर यहाँ पे हम वॉज लिखे, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम को दिखाया, रनिंग लिखे कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखाया, पास्ट टाइम प्लस कॉन्टिन्यूअस एक्शन दोनों मिलाकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना दे रहे हैं। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं टेंस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वर्ब। टेंस जो है वर्ब का कलेक्शन होता है जो हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर एक्शन की बात बताता है। क्लियर हुआ? मतलब टेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ब विच टेल्स अबाउट एन एक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम। यही है आपके टेंस की डेफिनेशन। टेंस में आपको क्या याद रखना है, थोड़ा सा हम आपको लिखा दे रहे हैं कि टेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ब। टेंस में आपको थोड़ा सा याद रखना है, टेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ब। ये वर्ब का ही कलेक्शन होता है विच टेल्स अबाउट एन एक्शन, जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताता है एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब आपको बताया गया था वो टाइम कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है फ्यूचर। इस तरीके से 3 टाइम होता है, और जो एक्शन होता है वो कितना होता है, वो होता है 4। एक बताया गया था आपको कॉन्टिन्यूअस, एक बताया गया था आपको परफेक्ट, एक बताया गया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक बताया गया था इंडेफिनिट। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि टेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ब विच टेल्स अबाउट एन एक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हमें किसी एक्शन की जानकारी लेनी है तो उसकी जानकारी हमें टेंस देता है। टाइम 3, एक्शन 4, 3 और 4 मिलकर 12 टेंस का निर्माण करते हैं। आप लोग थोड़ा सा मैथ में भी पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कि 3 टाइम है और 4 एक्शन है, तो 3 और 4 मिलकर टोटल 12 टेंस का निर्माण करेंगे। एक बार पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट। सिमिलरली प्रेजेंट को उठाएंगे, फिर फ्यूचर को उठाएंगे। ठीक है, इन सब की चर्चा हमने कल की थी। थोड़ा सा आप एक बार टेंस की डेफिनेशन देख लीजिएगा। टेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ब विच टेंस अबाउट एन एक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम। टेंस जो है वर्ब की कलेक्शन होती है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमें उस एक्शन के बारे में बताती है। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो टेंस होता है इसको हम टोटल 12 सब डिविजन्स में बांटते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला जो टेंस होता है, जैसे पहला टाइम मान लीजिए अगर हम प्रेजेंट ले लें और उसका जो है इंडेफिनिट के साथ, इंडेफिनिट एक्शन के साथ कॉम्बिनेशन करा दें, तो हमारा टेंस बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? हमारा बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थोड़ा सा हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानना है। हमें जानना है इसमें जो है किस तरीके से वर्ब्स आती हैं और इनको किस तरीके से हम यूज करते हैं। थोड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बता दें कि पहली बात तो टाइम कौन सा है, प्रेजेंट। इंडेफिनिट एक्शन है, अर्थात ऐसा एक्शन जो परमानेंट होता है। मतलब सीधे कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो प्रेजेंट टाइम पर परमानेंट एक्शन की बात करता है। अब अगर इस आधार पे हम आपको बताना चाहें कि
थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। आपको पता होगा कोई भी सेंटेंस होता है उसको जनरली हम जो है 5 भागों में बांटे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे टेंस में केवल हम 3 सेंटेंसेस की चर्चा करेंगे, जिसमें आता है अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इन दोनों के स्ट्रक्चर को हमें थोड़ा समझना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि वर्ब का ही कलेक्शन होता है, हमें थोड़ा सा वर्ब को समझना है तो अपने आप हम इनको आसानी से आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे। जैसे अगर आपको कहीं पे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई मिलेगी, हमने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रेजेंट को दिखाती है। क्लियर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में के साथ अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट डेफिनिट में। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और अगर यही सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगा देंगे। क्लियर? उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए वर्ब डू या फिर डस का प्रयोग करते हैं। वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सेंटेंस की शुरुआत डू या फिर डस से करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। क्लियर? यहां पे अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तब हम डू का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तब हम डस का प्रयोग करेंगे। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना। निगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट उठाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डू या फिर डस लगा देंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर? सिमिलरली इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो डू, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो डस का प्रयोग करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वास्तव में स्ट्रक्चर क्या होता है। इसकी चर्चा हमने आपसे कल भी की थी कि बस आपको वही चार्ट याद रखना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखाता है। उसके बाद हम इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू या फिर डस का प्रयोग करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन सबको शायद पता होगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये अफर्मेटिव का कॉन्सेप्ट होता है, ये इंट्रोगेटिव का होता है और ये नेगेटिव का होता है। ये तीनों चीजें हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में याद रखनी है। बाकी आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मेनली इसके एप्लीकेशन से पूछा जाता है, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा आपको ये जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वास्तव में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके अगर हम यहाँ पे समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया कि राम डस हिज वर्क ऑन टाइम। मान लो ये सेंटेंस आपको लिख दिए, आपसे पूछ लिया गया कि ये बताइए कौन सा टेंस है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डू या फिर डस लगा है, आपको पता है राम सिंगुलर है तो इसके साथ हमने किसका प्रयोग कर लिया? डस का। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। इसी के स्थान पे अगर मान लीजिए हम दे का प्रयोग करते हैं तो दे जो है राम अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और दे अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो इसके साथ हम डस का प्रयोग ना करके डू का प्रयोग कर लेंगे। राम डू हिज वर्क ऑन टाइम। क्लियर? अगर इसी में हम इंट्रोगेटिव इसे बनाना चाहें तो इसी डू को उठा के अर्थात हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? डू दे कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि हमने इन डू को उठा के पहले रख दिया। तो आपको ये चीज याद रखना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पे डू या फिर डस का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डस का प्रयोग। ये चीज आपको थोड़ा याद रखनी है। ठीक है? तो आपको याद रखना है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ मिल जाए, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है? यहां पे कई लोग इज एम आर रटे हैं, इज एम आर देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा देंगे। तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां पे अगर एम लिखा हुआ मिल रहा है तो बस आपको वो चार्ट थोड़ा याद रखना है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो वो हमेशा प्रेजेंट टाइम को दिखाएगी। हमने आपको लिखाया गया था कि इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अर्थात ये प्रेजेंट टाइम को दिखा रही है। और अगर ये प्रेजेंट टाइम को दिखा रही है तो सीधा कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, या तो इसी को दूसरा नाम दे सकते हैं सिंपल प्रेजेंट
टेंस का उदाहरण है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको याद रखना है। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, ये सब सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत आते हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि अगर कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाएगी तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो शायद थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब टू या फिर डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तब डस का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो डू का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान समझिए, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वास्तव में जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही एप्लीकेशन से ही पूछे जाते हैं। आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर जानना है। ऐसे ही हम हर टेंस के बारे में पहले उसके बेसिक स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे, फिर उसके एप्लीकेशन पे आएंगे। अर्थात इस टेंस एप्लीकेशन का मतलब ये हो गया कि इस टेंस का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं और किस रूप में करते हैं, ये चीज़ हमें थोड़ा सा जानना है। हमने आपको जब शुरू में पढ़ाया था तो बताया था कि जो इंडेफिनिट वर्ड होता है ये अपने आप में परमानेंट प्रोसेस को दिखाता है। किस प्रोसेस को दिखाता है भैया? परमानेंट प्रोसेस को दिखाता है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जो इंडेफिनिट वर्ड होता है वो किसको दिखाता है? परमानेंट प्रोसेस को। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं, अगर कोई ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाए जिसमें परमानेंट प्रोसेस की चर्चा हो रही हो तो वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। अब जरा देखो, पहचानेंगे कैसे कि परमानेंट प्रोसेस है क्या है, जरा इनको समझते हैं। मान लीजिए हमने आपको यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ दे दिया कि आई गो टू माई फ्रेंड एवरी डे। चलिए, जैसे मान लीजिए हमने आपको एक सेंटेंस लिख दिया, आई वॉक, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। तो इस सेंटेंस को अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। तो अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है एवरी डे। पहली बात तो ये जानिए कि एवरी डे हो गया, ये इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब को क्वालिफाई करें वो एडवर्ब कहलाते हैं। इनकी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे। वास्तव में ये केवल वर्ब को ही नहीं क्वालिफाई करते। एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यहां तक कि एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि एडवर्ब क्या होता है? विच टेल्स अबाउट वर्ब, जो वर्ब के बारे में कुछ बताए वो एडवर्ब होता है। अब थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो एवरी डे है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है और ये वास्तव में बता क्या रहा है? एवरी डे का मतलब ये ऐसी प्रोसेस बता रहा है जो कि परमानेंट है। जो कि क्या है? परमानेंट है। क्योंकि अगर कहीं भी एवरी डे लिखा हुआ मिल गया इसका मतलब प्रत्येक दिन। मतलब ये जो प्रोसेस है आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, मतलब यहां पे जो आई है ये जो है प्रत्येक दिन मॉर्निंग वॉक पर जाता है। ये जो प्रत्येक दिन है ये अपने आप में परमानेंट प्रोसेस को बता रहा है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं अगर ये परमानेंट प्रोसेस है, अगर प्रोसेस परमानेंट है तो इसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे हमने क्या लगा दिया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब। इसी तरीके से आपको कुछ याद रखना है, ऐसी ही कुछ एडवर्ब होती हैं जिनके साथ हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक क्या है? एवरीडे। ऐसे ही एवरीडे, ऑलवेज भी ऐसा एडवर्ब होता है जो हमें परमानेंट प्रोसेस के बारे में बताता है। नेवर परमानेंट प्रोसेस के बारे में बताता है। हार्डली, बेयरली और स्केर्सली। हार्डली, बेयरली और स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से। ये सब भी अपने आप में एडवर्ब होती हैं जिन्हें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत रखते हैं, जो हम आगे समझेंगे। तो आपको क्या याद रखना है? कुछ एडवर्ब आपको याद रखनी है जो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताती हैं, जैसे कि एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली। ये कुछ ऐसी एडवर्ब हैं जो अगर आपको सेंटेंस में लिखी हुई मिल जाए तो हम हमेशा वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। हम आपको थोड़ा सा लिखा दे रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर बात परमानेंट प्रोसेस की होगी तब हम वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ एडवर्ब हैं, इनको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि अगर कहीं पे आपको, जैसे अभी हमने लिखाया एवरीडे, ऑलवेज,
नेवर, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली एटसेट्रा। ये सब एडवर्ब अगर आपको कहीं भी लिखी हुई मिल जाए तो ये ऐसी एडवर्ब है जो परमानेंट प्रोसेस को बताती है, इसीलिए इन सभी एडवर्ब के साथ हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में, उसने पूछा था राम इज गोइंग टू मीट हिज फ्रेंड एवरी डे। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2019 के CGF 3 के पेपर में। तो इसमें पूछा गया था कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में या सी पार्ट में, और आपका डी वाला ऑप्शन दिया था नो इंप्रूवमेंट। तो अगर आपको थोड़ा सा पता होगा कि यहां पे खासियत किसकी है, एडवर्ब की। एडवर्ब लगा है एवरीडे, जो कि अपने आप में परमानेंट प्रोसेस को बताता है। अगर एडवर्ब अपने आप में परमानेंट प्रोसेस को बता रहा है, और अभी अभी हमने आपको चार्ट में बताया था कि इज जो होता है वो अपने आप में प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, और गोइंग जो होता है वो अपने आप में कॉन्टिन्यूअस एक्शन को बताता है। मतलब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और एडवर्ब किसकी है, परमानेंट प्रोसेस। परमानेंट प्रोसेस मतलब ये कौन सा टेंस होना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कौन सा टेंस होना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए था तो यहां पे आपको किस पार्ट में एरर बताएंगे, ए पार्ट में। क्यों, क्योंकि यहां पे उसने किस टेंस का यूज कर लिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो आपको यहां पे वास्तव में इस गोइंग को काट के क्या लिखना चाहिए था, राम गोज टू मीट हिज फ्रेंड एवरी डे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर आपको कहीं पे भी एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली ये इतनी एडवर्ब लिखी हुई मिले तो ये एडवर्ब अपने आप में परमानेंट प्रोसेस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखाती हैं। तो इसीलिए इनके साथ हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर। इस तरीके से आपको ऐसे ही अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे उसमें भी कुछ एडवर्ब होती हैं जिनका प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ ही किया जाता है। ऐसे ही जब आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे उसमें भी कुछ उनकी एडवर्ब होती है। तो ये एडवर्ब आपको ध्यान रखना है, यहीं से स्पॉटिंग द एरर बनाता है। आपको क्या याद रखना है कि अगर कहीं भी एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, बेयरली या स्केर्सली लिखा हुआ मिल जाए तो ये सभी परमानेंट प्रोसेस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखाती हैं। इसीलिए इनके साथ हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, अगर हम यहां पे ये लिख दें कि श्याम इज गोइंग टू मार्केट, श्याम इज गोइंग टू मार्केट एवरीडे। तो यहां पे भी देखिए हमने एवरीडे लगा के दे दिया। अब यहां पे अगर हम आपसे कुछ भी पूछ लें कि यहां पे एडवर्ब क्या लगा है, एवरीडे, जो किसकी एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अगर ये एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है तो क्या यहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, आप इस गोइंग को काट के क्या लगा देंगे, गोस लगा देंगे। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि अगर कहीं पर भी एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली लिखा हुआ मिल जाए तो ये अपने आप में परमानेंट प्रोसेस को दिखाती हैं। इसीलिए इनके साथ हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर। इसी में एक एग्जांपल से हम और समझते हैं। तीसरा एग्जांपल अगर हम यहां पे लेके चलें तो मान लीजिए लिख दिए राम नेवर, राम इज नेवर गोइंग टू मुंबई। अब अगर ये सेंटेंस है, आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये सेंटेंस सही है, तो आप तुरंत बताएंगे कि यहां पे एडवर्ब किसकी लगी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और यहां पे वर्ब किसको दिखा रही हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, या फिर सीधा सीधा बता दें ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन को शो कर रही हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस एक्शन एक साथ आ सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं। तो अब यहां पे इस को काटेंगे और गोइंग को काटेंगे, चूंकि एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की है इसीलिए यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
का प्रयोग करेंगे, अर्थात राम के साथ हम वर्ब की, राम अपने आप में सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस और वर्ब है गो, तो क्या यूज कर लेंगे? राम। तो सेंटेंस क्या सही हो जाएगा? राम गोस टू, राम नेवर गोस टू मुंबई। अगर थोड़ा सा आप यहां पे जानना चाहें तो आपको बता दें कि गो की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। ये तो शायद सबको पता होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा है। यहां पे देखिए नेवर, हमने अभी अभी आपको बताया नेवर क्या है? एडवर्ब। और वैसे भी आप इस सेंटेंस में अगर इसे देखना भी चाहें तो गोज एडवर्ब है और वर्ब के पहले नेवर लगा है, अर्थात ये वर्ड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और दोज वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब। तो यहां पे नेवर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गई? एडवर्ब। तो आपको क्या याद रखना है कि राम नेवर गोज टू मुंबई। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको कहीं पे एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली ये इतनी एडवर्ब लिखी हुई मिल जाए तो ये अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करती हैं, इसीलिए हम इनके साथ सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनाता है। क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या याद रखना है कि ये जो 6-7 एडवर्ब है इनको आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। उसके बाद हम इनमें थोड़ा ये जानेंगे कि अभी अभी हमने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपने आप में परमानेंट प्रोसेस को दिखाता है, अर्थात कुल मिला के अगर हम कहें कि अगर कहीं पे भी हैबिट, जो चीज़ें परमानेंट होंगी वो आगे चल के हैबिट बन जाती हैं। मतलब अगर हमें किसी भी व्यक्ति के हैबिट को शो करना होगा तो वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे, एक मॉडल होता है यूज्ड टू। ये एक मॉडल है जो कि एक पार्शियल मॉडल है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि इसको पार्शियल मॉडल क्यों बोलते हैं। ऐसे मॉडल्स जो मेन वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करते हैं वो पार्शियल मॉडल कहलाते हैं। ये टोटल 6 होते हैं, यूज्ड टू, नीड, डेयर, हैज टू, हैव टू और हैड टू। दोज मॉडल्स विच एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब आर कॉल्ड पार्शियल मॉडल। ऐसे मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करते हैं वो पार्शियल मॉडल कहलाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक मॉडल की चर्चा कर रहे हैं यूज्ड टू, इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को शायद थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि जो यूज्ड टू होता है ये अपने आप में हैबिट को शो करने की बात करता है। ये अपने आप में क्या शो करता है? हैबिट शो करता है। अगर ये अपने आप में हैबिट शो करता है तो अगर हम एक सेंटेंस लिखना चाहें, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। मान लीजिए ये सेंटेंस हमने लिख दिया। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं हमने किसका प्रयोग कर लिया है? यूज टू का। यूज टू अपने आप में क्या दिखाता है? हैबिट दिखाता है। साथ ही साथ हमने यहां पे एक वर्ब यूज की है टेक, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब ये अपने आप में प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर सीधा सीधा बोले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी हैबिट को शो करता है, तो क्या इसके साथ किसी हैबिट वाले मॉडल जैसे कि यूज टू को लगाने की कोई आवश्यकता है? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी हैबिट को शो करता है तो उसमें हम यूज टू का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यूज टू भी हैबिट को दिखाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हैबिट को दिखाता है। इसीलिए कई सारी किताबों में आपको लिखा हुआ मिलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज टू का प्रयोग नहीं करते। इसलिए ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने आपको समझाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है? हैबिट को दिखाता है। मतलब ऐसी प्रोसेस जो परमानेंट है वो आगे चल के हैबिट बन जाएंगी। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिट को दिखाता है और यूज टू भी एक ऐसी मॉडल है जो कि हैबिट को दिखाती है। तो अगर ये ऑलरेडी हैबिट को शो कर रहा है तो इसके साथ यूज टू को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पे अगर आप इन दोनों का प्रयोग कर लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है सुपरफ्लूस। सुपरफ्लूस का मतलब होता है बियॉन्ड द लिमिट, मतलब जितने की आवश्यकता थी उससे ज्यादा यहां पे हो गया। तो आपको याद रखना है सीधा एक लाइन में कि हम कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज टू का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए आपको हमेशा यूज्ड टू लिखा हुआ मिलता है, आपको कभी भी यूज टू लिखा हुआ नहीं मिलता है। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि यूज टू अगर हो जाएगा तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाती है और यूज टू भी हैबिट को दिखाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हैबिट को दिखाता है। इसीलिए हम यहाँ पे यूज टू का प्रयोग ना करके इसके स्थान पे केवल क्या करते हैं? आई टेक टी इन द मॉर्निंग।
ये चीज़ आपको याद रखना है। मतलब आपको वन लाइनर याद रखना है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ कभी भी यूज टू का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हैबिट को दिखाता है और यूज टू भी हैबिट को दिखाता है। इसीलिए अगर आपको कहीं भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज टू का प्रयोग किया हुआ मिले तो वो सेंटेंस अपने आप गलत हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से और ही समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया, आई यूज टू गो, आई यूज टू प्ले चेस इन द इवनिंग, आई यूज टू प्ले चेस इन द इवनिंग। अब यहां पे देखेंगे फिर ध्यान से, आई यूज टू प्ले चेस इन द इवनिंग। यहां पे देखना है प्ले, प्ले का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो ऑलरेडी हैबिट को दिखाता है तो उसके साथ किसी हैबिट वाले मॉडल की आवश्यकता अर्थात यूज टू की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, आई प्ले चेस इन द इवनिंग, ये आपका इसका सही हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ कभी भी यूज टू का प्रयोग नहीं करते। क्लियर हुआ ना? तो यहां पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने आपको सबसे पहले बताया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू या फिर डस का प्रयोग करते हैं। ये नॉर्मल सी बेसिक चीजें हैं जो आपको साथ पहले से पता भी रही होंगी, लेकिन पेपर में एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इसका प्रयोग हम कहां पे करते हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपने आप में परमानेंट प्रोसेस को दिखाता है, इसीलिए इसके साथ कुछ परमानेंट एडवर्ब जैसे कि एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, इन सब का प्रयोग हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि पार्शियल मॉडल यूज टू अपने आप में हैबिट को दिखाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी अपने आप में हैबिट को दिखाता है, इसीलिए हम इन दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। अर्थात हम सीधा बोलें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी यूज टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर? यहां तक आपको याद रखना है। इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। आपको एग्जाम के लिए इन एप्लीकेशंस को थोड़ा याद रखना है कि किस एडवर्ब के साथ किस टेंस का हम जिक्र करेंगे। इसके बाद हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों की एक साथ चर्चा करेंगे। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन परमानेंट पूछे जाते हैं, और अगर आप टेंस समझ गए तो वॉइस और नरेशन जहां से लगभग 3 क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं वो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे, जो कि समझ लीजिए तो फ्री के नंबर होते हैं। तो आपको टेंस को और वो वर्ब को, उसके बाद इसके वॉइस और नरेशन को ध्यान समझना है। उसके बाद हम आपकी सारी चीज़ें जो आगे लेके चलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।